आत्मीयता और स्नेह से नेहा को प्रोत्साहन देते हुए बोले, नेहा, एक सुझाव है मेरा। एडिनबरा विश्वविद्यालय अपने मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री वहीं से हासिल की थी। तुम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र दे दो। शायद बाहर जाकर शोध कार्य करने का कोई अवसर मिल जाए। मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग दूंगा, बस तुम देर मत करो अब। नेहा ने तुरंत आवेदन पत्र दे दिया। दिल्ली जाकर एक दो इंटरव्यू भी दे दिए। मेधावी छात्रा तो थी ही नेहा। वह उत्तीर्ण हो गई और उसे एडिनबरा यूनिवर्सिटी में शोध करने का अवसर मिल ही गया। नेहा तो जैसे सातवें आसमान पर थी। बचपन से ही उसकी यह इच्छा रही थी कि वो विदेश जाकर पढ़े, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को देखे और समझे, वहाँ खुले और मुक्त वातावरण में सांस ले। भारत में तो हर कदम पर ये करो, ये मत करो, इससे मत मिलो, उसके यहाँ मत जाओ, आदि आदि। हर जगह बंधन, कहीं भी तो मुक्त की सांस नहीं। यह कैसा चमत्कार हुआ उसकी जिंदगी में? कैसे उसका स्वप्न यथार्थ में बदल गया? ऐसा सोचते हुए नेहा फूली न समाई। पापा ने बहुत ऐतराज नहीं किया, पर मम्मी विदेश जाने की बात पर कुछ नाराज सी लगी। अकेली लड़की को कहाँ विदेश भेजते हैं? यहाँ भी तो पीएचडी हो सकती है, वहाँ ऐसी क्या खास बात है, वगैरह वगैरह। पर ऐसे तूफान तो भारतीय परिवारों में छोटी छोटी घटनाओं पर आते ही रहते हैं। बहुत सारी हिदायतें और उपदेश देते हुए मम्मी पापा ने भरे गले से उसे विदा किया। छोटी बहन तनु गले से लगकर सिसक पड़ी, दीदी, मुझे बहुत अकेला लगेगा तुम्हारे बिना। जल्दी से पत्र लिखना, फोन करती रहना। सुनकर नेहा की भी आंखें छलक गईं। हवाई जहाज में बैठी नेहा सोच रही थी, कैसा होगा विदेश, कैसे होंगे वहाँ के लोग। सुना है स्कॉटलैंड में मौसम काफ़ी ठंडा रहता है और पश्चिम के लोग भी मौसम की तरह ही ठंडे होते हैं। एक तरफ विदेश जाने की उत्सुकता थी, उल्लास था, तो दूसरी तरफ मम्मी पापा, तनु और सहेलियों को छोड़ने की एक उदासी थी। स्कॉटलैंड का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो उठी थी नेहा। नीले नीले ऊंचे पहाड़ जो सुरमई शाम के धुंधलके में और भी गहरे लगते। डॉक्टर मैकमिलन की अध्यक्षता में शोध कार्य करना था नेहा को। वो बहुत सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। बड़े प्यार और स्नेह के साथ वो नेहा से पेश आए। शुरू शुरू में नेहा जब अपने आसपास अनजाने चेहरे देखती तो घर की याद से मन भीग जाता। मम्मी के हाथ की गर्म गर्म रोटी, पापा को बनाकर दी गई सुबह की बेड टी और रात गए देर तक तनु से घुल मिलकर बातें करना, बात बेबात पर हंसना, पूरे दिन का ब्यौरा देना लेना आदि, इन सब के लिए नेहा का मन ललकने लगता। अकेलेपन की बोरियत से बचने के लिए देर देर तक नेहा अनमयस सी होकर लाइब्रेरी में बैठी रहती। सामने किताब खुली होती, मन कहीं अपनों में रम जाने को तरसता रहता। बेताब नजरें कुछ इधर उधर तलाशती रहती। ऐसी एक कजरारी शाम को नेहा लाइब्रेरी में बैठी थी कि अपनी भाषा सुनकर चौंक गई। नई आई हैं क्या? आपको पहले नहीं देखा। मुझे परेश कहते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में एक दोस्त से मिलने आया था। दोस्त तो पहुँचा नहीं। हाँ, आपसे परिचय करने चला आया। जी नमस्कार, मैं नेहा हूँ। यह भारत से इंजीनियरिंग साइंस में पीएचडी करने आई हूँ। बहुत खुशी हुई मिलकर आपसे। दोनों एक साथ बोल पड़े। यह पहला परिचय था परेश से उसका। सांवला रंग, ऊंचा कद, चौड़े कंधे, घुंघराले बाल, दिलकश मुस्कान, कुल मिलाकर परेश आकर्षक व्यक्ति का मालिक था। उससे मिलने के बाद नेहा का अकेलापन थोड़ा कम होने लगा। धीरे धीरे वो पहली औपचारिक मुलाकात दोस्ती में बदलने लगी। परेश मेडिसिन का विद्यार्थी था। उसके माँ बाप, भाई बहन सब ग्लासगो में रहते थे। एक दो बार परेश ने उसे अपने घर भी बुलाया। नेहा को इतने दिनों बाद एक भारतीय परिवार के साथ उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना बहुत अच्छा लगा। नेहा को बारिश की वो भीगी भीगी शाम याद आई। कितनी बरसात थी उस दिन। लगता था आज धरती प्यास बुझाकर ही रहेगी। लेक्चर खत्म होते ही
नेहा हर रोज की तरह बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि तभी परेश ने पास आकर गाड़ी रोककर कहा, नेहा, मौसम बहुत खराब है। यहाँ बरसात होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस एक छोटी सी शर्त, गर्म गर्म कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी। और बिना नानुकुर किए गाड़ी में बैठ गई नेहा। कितनी अच्छी लगती हैं छोटी छोटी सुविधाएं। अपनेपन का बोझ अगर कहीं मिल जाए तो जीवन अपने आप सरस होने लगता है। परेश की ये चिंता उसे अच्छी लगी। बहुत भीग गई हो नेहा, फ्लू हो जाएगा। तुम कपड़े बदल लो, मैं कॉफ़ी बना देता हूँ तब तक। बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा हूँ नेहा। परेश ने खोजपूर्ण दृष्टि से उसे देखा, जैसे कि फैसला कर रहा हो कि कहे या ना कहे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ हैं, अपना एकांत एक दूसरे से बांट सकते हैं। पर इस रिश्ते का दायरा थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। तुम भी क्या कभी ऐसा सोचती हो? तुमने कभी कुछ कहा तो नहीं, समझाया भी नहीं। नेहा ने परेश का हल्का सा स्पर्श महसूस किया, जो उसकी आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के लिए तो नेहा का मन चाहा कि परेश की छाती में अपना मुंह छिपाकर उसकी बाहों के घेरे में बंध जाए, उसकी सांसों की गर्मी से पिघलने लगे, बिना किसी हिचक झिझक के उसे संपूर्ण रूप से पाले। अगर उस रात वो अपने को परेश को समर्पित कर देती तो क्या फिर वो होने की संभावना थी जो हो गया अचानक। तभी मम्मी की बातें बिजली बनकर नेहा, बहुत विश्वास से भेज रहे हैं तुम्हें हम। अपने आदर्श, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलना मत। विदेश की स्वच्छंदता, ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता और तौर तरीके हम भारतीयों को शोभा नहीं देते। नादानी में किसी ऐसी राह पर मत चलना जहाँ से वापस ना लौट सको, और जिसका अफसोस तुम्हें और हमें सारी जिंदगी सताता रहे। परेश, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। अभी इस दलदल में मत खींचो। मैं इतने गहरे नहीं उतरना चाहती कि फिर बाहर ही ना निकल सकूं। फिलहाल तो हम अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही अपना भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। फिर मम्मी पापा की अनुमति, उनका परामर्श, बहुत सी उलझनें हैं। अभी इस समय मैं तुम्हें कोई आश्वासन नहीं दे सकती, कोई वायदा नहीं कर सकती। नेहा का स्वर भरभराने लगा। आश्वासन की बात, वायदे की बात कौन कर रहा है? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी मेरे लिए कोई विशेष जगह है या नहीं। तुम भी मुझे प्यार करती हो, या कि मेरी चाहत, मेरा आकर्षण एक तरफा है, यही जानना चाहता हूँ। गले में कांटा सा अटक गया नेहा के। मन हुआ कह दे परेश से जो तुमने आज कहा है। मैं तो न जाने कब से कहना चाहती थी। फिर सच कहूँ तो पहले तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। नारी होने का लोभ संवरण नहीं कर पाई कि पुरुष पहल करे, अपनी बाहों में सिमटने का आमंत्रण दे। लेकिन मैं हूं ना, बार बार संशय में घिर जाती हूँ। क्या हम एक दूसरे को निभा पाएंगे? एक किनारे से दूसरे किनारे तक लप लप करते बहते प्यार का अल्हड़, तीव्र उमड़ता, ठाठे मारता बहाव कुछ और होता है। तानू की चिट्ठी आई थी दीदी, थोड़े दिनों के लिए मुझे भी बुला लो ना। घर में दिल की बात कहने सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत खालीपन लगता है तुम्हारे बिना, तुमसे बिछुड़कर। सामने वाली कोठी में रहने वाली मिसेस गर्ग को कैंसर हो गया है। शाम को नेहा एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन और अस्पताल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और पंजाब आदि से आए हुए गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के लिए दुभाषी का काम करने लगी। फिर कुछ पैसे जमा करके उसने तनु के लिए टिकट भेज दिया। तनु के लिए कुछ भी करना उसे संतुष्टि की चरम सीमा तक पहुंचा देता था। उससे ज़्यादा अपना उसे कोई नहीं लगता था। उस दिन जब तनु आई तो उस चंचल चुलबुली से परिचय करवाती हुई नेहा ने कहा, तनु, ये है मेरा अभिन्न मित्र परेश, ये यहाँ मेडिसिन में डिग्री। तनु ने बिना पूरा वाक्य सुने फुलझड़ी छोड़ी। फिर उसने परेश की ओर देखते हुए कहा, हेलो परेश, प्लीज टू मीट यू। तनु ने ऐसी सहजता से कहा जैसे पुरानी जान पहचान हो। तनु अब चुप, और कुछ नहीं बोलोगी? फिर परेश की तरफ मुखातिब होकर क्षमा मांगने के से स्वर में बोली, परेश, ये मेरी लाडली छोटी बहन है। शरारत इसकी रग रग में बसी है। बोलती है तो बेलाग बोले ही चली जाती है।
फिर भी प्यार से भी प्यारी लगती है। इसकी किसी बात का बुरा मत मानना। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। तीनों विदेशी पर्यटकों की तरह सारा स्कॉटलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट वगैरह खूब घूमे। बस 2 सप्ताह के बाद वापसी थी तनु की। दोनों बहनें कैफे में बैठी बतिया रही थी। दीदी, परेश तुम्हें बहुत पसंद है ना? उनकी हर नज़र जो तुम्हारी तरफ उठती है प्यार में लिप्त होती है। मेरे जीजू बनने की सारी विशेषताएं हैं उनमें। अब मैं भारत जा रही हूँ। अगर ठीक समझो दीदी तो मम्मी पापा से कुछ कहूँ इस विषय में। तनु, मैं 3-4 दिनों के लिए एक सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए लंदन जा रही हूँ। वापस आकर इस विषय पर आराम से बैठकर सोचेंगे। परेश कल ग्लासगो जा रहे हैं। 1-2 दिन में लौट आएंगे, घबराना मत। कोई प्रॉब्लम हो तो बाजू वाली मिसेस हैमिल्टन के पास चली जाना। किचन में खाने पीने की खरीदारी तो हमने कल कर ही ली थी। बस मैं गई और आई। दीदी का इस तरह प्यार और मनुहार से यह सब कहना तनु को भीतर तक छू गया। लंदन की अपनी एक अलग रौनक है। तेजी से भागता दौड़ता यह शहर कभी सोता ही नहीं। बहुत कुछ देखने को है लंदन में। कोई भी कैसी भी आपकी रुचि हो, लंदन में सब मौजूद है। सैमुअल जॉनसन के शब्दों में कितनी सच्चाई है कि यदि कोई मनुष्य लंदन में थक गया है तो वो जीवन से थक गया है। लंदन में वो सब कुछ मयस्सर है जो जीवन को चाहिए। 2 ही दिनों में सेमिनार खत्म हो गया। तीसरा दिन अभी विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक था। लंदन घूमो, शॉपिंग करो, दर्शनीय स्थल देखो या जो भी आप करना चाहें। नेहा ने सोचा क्यों न तनु को लेकर यहाँ आए अगले सप्ताह। तनु नहीं आई तो कैसे देख पाएगी वो लंदन। परेश की गाड़ी में तीनों मिलकर पिकनिक करते हुए आएंगे। खूब मज़ा आएगा। तनु के जाने का आखिरी सप्ताह जोर शोर से मनाया जाए। नेहा वापस लौट गई। लंदन के मुकाबले में एडिनबरा में अभी भी काफ़ी ठंड थी, पर सुबह हल्की हल्की धूप में पास वाली झील चांदी की चादर सी चमक रही थी। धीरे से नेहा ने दरवाज़ा खोला कि तनु डिस्टर्ब ना हो। हालांकि बचपन से ही तनु कुंभकर्ण की नींद सोती थी, फिर भी सीधे किचन में जाकर 1 कप कॉफ़ी बनाई और कपड़े बदलने बेडरूम में गई। लेकिन ये क्या देख रही थी नेहा? उसको लगा उसके पाँव जड़ हो गए हों और उसके पाँव के नीचे की जमीन तेजी से सरकती जा रही है, जैसे एक एक बूंद करके उसका सारा खून उसके जिस्म से निचोड़ लिया गया हो, जैसे उसका एक हिस्सा मर गया हो, निर्जीव हो गया हो। तनु और परेश एक दूसरे से लिपटे गहरी नींद सो रहे थे। तनु की लंबी काली अलकें परेश के कंधे पर बेतरतीबी से बिखरी हुई थीं। निश्चल कामदूत की सी आभा लिए परेश के चेहरे पर गहरी संतुष्टि की झलक थी। 1-2 घुंघराले बालों की लटें उसके माथे पर चिपकी हुई थी। उसके बलिष्ठ बाहों में सिमटी थी तनु की इकहरी छवि। कितने प्यारे और मासूम लग रहे थे दोनों। एकदम सन्न निश्चेष्ट खड़ी रह गई नेहा। नेहा के हाथ से कॉफी का मग गिरते गिरते बचा। जड़ हुई चेतना जब वापस लौटी तो उसका जी चाहा कि तनु को बिस्तर से घसीट कर 2-4 थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दे। पर केवल तनु को ही क्यों, परेश को क्यों नहीं? आखिर दोनों की ही स्वीकृति सम्मति से ही तो यह सब कुछ हुआ होगा। वासना की इस चरम सीमा तक पहुंचने के लिए तो दोनों की सांसें व जिस्म बेकरार रहे होंगे। इस स्थिति के लिए वो दोनों साझे के दोषी हैं। फिर अकेली तनु ही क्यों इसकी सजा का पात्र बने? तनु तुम्हारी बहन है नेहा, तुम्हारे प्रति उससे इतनी लापरवाही कैसे हो गई? विश्वासघात किया है उसने तुमसे। मूक प्यार, मौन स्वीकृति, अनबोला समझौता तो मेरे और परेश के भी बीच था। सिर्फ स्थायी निर्णय लेने के लिए प्रतीक्षा के कुछ क्षण ही तो शेष थे। फिर परेश ने क्या कोई बेईमानी नहीं की? नेहा को लगा उसके अंतर के से एक साथ निकली कई आवाज़ें उसे पागल बना रही हैं। फैसला नहीं कर पा रही थी नेहा, क्या करे क्या कहे। जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तनु हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने दीदी को देखकर भयभीत मृग की तरह उसने एक बार फिर आंखें बंद करने की कोशिश की, पर नग्न सच्चाई की उस स्थिति को कैसे नकारती। दीदी प्लीज सुनो, देखो अचानक ये सब, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, रुको। शब्दों का तारतम्य बांधे नहीं बंध रहा था तनु से। तब तक परेश की भी नींद खुल गई। नेहा उसके ओठों के कंपन से बस यही अंदाज़ा लगा पाई नेहा कि वो कुछ कहने को शब्द ढूंढ रहा था।
हृदय में उठते बवंडर पर काबू पाती हुई अस्थिर सी इतना ही कह सकी नेहा, कपड़े तो पहन लो तनु, और कमरे के बाहर हो गई। क्यों किया यह सब तनु तुमने? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की थी। शाम को ट्यूशनें पढ़ाकर तुम्हारे कॉलेज की फीस दी, अच्छी से अच्छी और बेहतरीन तमाम तुम्हारी मनपसंद चीज़ें जुटाई जो मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तुम्हें क्या सचमुच कुछ भी याद नहीं रहा? मैंने तुम्हें समझने में कहाँ भूल कर दी? तुम्हारी आकृति के कौन से बिंदु को मैं नहीं पहचान पाई? तुम्हें परेश चाहिए था ना, तुम मांग कर देखती, एक बार वो भी उपहार के रूप में तुम्हें दे डालती मैं तुम्हें तनु। पर ये चोरी क्यों की तुमने? नेहा अपने आप से जैसे ये सब कह रही हो। 2 दिन तक नेहा होटल में रही, सबसे कटकर अकेली, अपने आप से बस। अब कौन था यहाँ उसका? जिन्हें अपना समझने की भूल की थी, उन्हीं अपनों ने ही तो उसे एक सकरी टेढ़ी गली में फेंक दिया था। अब उसे अपनी मंजिल के लिए दोबारा से सोचना है और जिंदगी को एक नई दिशा देनी है। तीसरे दिन वो लौटी तो तनु घर में नहीं थी। सूरजमुखी के फूलों वाली चादर जिस पर तनु और परेश उस रात सोए थे, उसने उठाकर कूड़े में फेंक दी, जैसे उस रात के सारे निशान मिटाने की असफल कोशिश कर रही हो। तकिए के नीचे एक पत्र था छोटा सा। दीदी, तुम्हारी अपराधिनी हूँ। तुम नाराज होती, गुस्से में आकर चिल्लाती तो मेरे मन का बोझ कुछ हल्का तो हो जाता, लेकिन तुम तो सागर की गंभीरता समेटे शिव की तरह विष पी गई। क्या मुझे क्षमा कर सकोगी दीदी? तुम्हारी तनु। उड़ती उड़ती खबर सुनी नेहा ने कि तनु अभी भारत नहीं लौटी है। फिर सुना कि परेश और तनु ने शादी कर ली है। आखिरी किरण के बीच कभी कभी जो रोशनी की लकीर दिख जाती थी, वो भी बुझ गई। हर रात के साथ उसकी नींद कम होती चली गई। आज की नीरव रात भी ऐसी ही थी। वो हमेशा की तरह करवटें बदल रही थी। आंखें थकान से बोझिल थीं। नींद पलकों में बंद होने से इनकार कर रही थी। सुना तो यही था कि जब दिलो दिमाग और जिस्म सब थक जाते हैं तो नींद अपने आप ही आ जाती है। पर नेहा के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उसे लगा दरवाजे की घंटी बज रही है। नहीं नहीं, इतनी रात गए कौन घंटी बजाएगा? तेरे अपने ही दिमाग की घंटियां बज रही हैं नेहा। सोने की कोशिश कर। नियति से लड़कर कोई जीत पाया है भला? घंटी की आवाज़ अब लगातार सुनाई देने लगी। लाइट जला, स्लीपर और गाउन पहन, दरवाजे की चेन लगा, नेहा ने दरवाज़ा खोला और बोली, कौन है? दीदी, मैं हूँ तनु। दरवाज़ा खोलो प्लीज़। हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, क्रैश हो गई है गाड़ी। अस्पताल पहुँचते पहुँचते परेश ने दम तोड़ दिया। दीदी, परेश नहीं रहे, अब नहीं रहे दीदी। दीदी, मैं अकेली हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं तुम्हारे सिवा। तनु रोते रोते फपक पड़ी। मेरा जीता जागता अस्तित्व नकार कर तुमने अपनी अलग पहचान बना ली, अलग दिशा चुन ली, मुझे पराया कर दिया। मेरी मुस्कुराती हुई जिंदगी का सुख तुझसे देखा ना गया। मुझ जीती जागती का गला दबाकर तुमने जिंदा लाश में परिवर्तित कर डाला। एक ऐसी जिंदगी है अब मेरी जो सांसें तो लेती है पर जीती नहीं। रही बात परेश की तो सुनो, वो तो मेरे लिए उस दिन से नहीं रहा था जिस दिन से वो मेरी कुंवारी भावनाओं को कुचल कर तुम्हारी बाहों में तृप्ति ढूंढने लगा था। और दरवाज़ा बंद कर दिया था नेहा ने। अपने सर्द लहजे पर वो स्वयं ही चौंक गई थी। नेहा भूल गई कि उसका संबंध उस महान देश से है जिसकी मिट्टी की सुगंध प्यार प्रेम का संदेश देती है। विचारों के झंझावात में लिपटी नेहा सोचती रही, क्या वो भी यहाँ आकर यहाँ के लोगों की तरह ठंडी हो गई है? क्या वो हिमानी देश के हिमाच्छादित पर्वत की चोटी का एक अंश हो गई है? क्या बाहर गिरने वाली बर्फ बाहर ही नहीं, उसके अंतर में भी परत दर परत जमती जा रही है? बस कहानी यहीं तक। यदि आपको डॉक्टर तोशी अमृता की यह कहानी सर्द रात का सन्नाटा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।